साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या चीन और रूस की तरह भारत में भी नरेंद्र मोदी चीन और रूस मॉडल को लाने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के राज को ख़त्म करके लोकतंत्र संविधान ख़त्म करना चाहते हैं? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मंशा तो यही है कि संविधान को मीठा जहर देकर लोकतंत्र को भी मीठा जहर देकर ख़त्म कर दिया जाए और उसकी जगह मनुस्मृति लागू किया जाए और हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है। इस देश में लोकतंत्र की जड़ें, संविधान की जड़ें इतनी गहराई तक हैं कि मोदी और भागवत उसे उखाड़ नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो उन्हें लगा था कि लोकतांत्रिक ढंग से जीत करके आए हैं और लोकतांत्रिक ढंग से हमें आगे भी जीत हासिल करनी होगी। लेकिन 2024 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धक्का लगा है संविधान के मुद्दे पर, लोकतंत्र के मुद्दे पर, नरेंद्र मोदी को अब लग गया है, महसूस हो गया है कि अब उनकी सत्ता ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, केंद्र में और राज्यों में भी। इसलिए वह सत्ता को हमेशा बनाए रखने के लिए रूस मॉडल और चीन मॉडल को ला रहे हैं। रूस मॉडल और चीन मॉडल में यही हुआ था कि विपक्ष का सफाया कर दिया गया। कोई भी विपक्ष न रूस में है और न चीन में है। चीन में तो कम्युनिस्ट सरकार अरसे से रही है, जिससे नरेंद्र मोदी और भागवत नफरत करते हैं, कम्युनिस्ट व्यवस्था से नफरत करते हैं, कम्युनिस्टों से नफरत करते हैं। लेकिन जिस मकड़ जाल में फंस करके चीन का, शी जिनपिंग का समर्थन कर रहे हैं, वह भी अजीबो गरीब है। और लेकिन पुतिन जो मॉडल अपनाए हुए हैं, वहाँ पर भी पहले कम्युनिस्टों का ही राज था। लेकिन कम्युनिस्ट व्यवस्था को इस तरह से तबाह कर दिया कि अधिकांश विपक्ष के नेताओं को मार डाला और जो बचे उन्हें जेल में डाल दिया। इस तरह से अब वह 20-25 साल तक, यानी जब तक जीवित रहेंगे, राज करेंगे। नरेंद्र मोदी भी वही कुछ चाहते हैं। लेकिन भारत में चीन और रूस जैसी परिस्थितियां नहीं हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि यह संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे। हाँ, छोटी पार्टियों या छत्रपों, राज्य के सूबेदारों को ज़रूर ये कुछ समय के लिए निपटा दिए हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। फिर से बंगाल में ममता बनर्जी आएंगी, फिर से बिहार में लालू यादव और उनके बेटे का राज होगा। और हर जगह जहां इन्होंने वोट चोरी करके जीत हासिल किया है, अगले चुनाव में हर जगह हार मिलने वाली है, क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा वोट चोरी के जरिए सरकार नहीं बनाई जा सकती है। इस देश की जनता जब इंदिरा गांधी को सबक सिखा सकती है, तो नरेंद्र मोदी किस खेत की मूली है। मोहन भागवत को लगता है कि जिस दिशा में नरेंद्र मोदी की गाड़ी जा रही है बहुत सही है, और जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है,
मोहन भागवत इससे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके जो बयान आजकल आ रहे हैं, उनके बयानों से हिंदू समुदाय के लोग ही आहत हो रहे हैं। सबसे पहले तो मनुस्मृति के लेखक ने इस समाज को, भारत को 4 वर्णों में बांटा। आपको पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र। और अब मोहन भागवत ने 1-2 दिन पहले हिंदुओं का बंटवारा फिर से 4 वर्णों में कर दिया है। तो सोशल मीडिया पर मोहन भागवत के खिलाफ बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध हिंदू, खास करके ब्राह्मण खुल करके विरोध कर रहे हैं और उन्हें एक अहंकारी और तानाशाही और आरएसएस को आतंकी संगठन चिन्हित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को लग रहा है कि पूरा हिंदुत्व, इस देश के 80% हिंदू उनके साथ खड़े हैं और 80-20 का खेला जैसे उत्तर प्रदेश में किया गया या हर राज्यों में किया जाता है, वैसे ही करके हम जीतते रहेंगे। लेकिन अब 80-20 के खेले को ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और वैश्य समाज भी अच्छी तरह चेत लिए हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना है किसी भी सूरत में। आरएसएस और उसके प्रचारक कितना भी बहकाएं, हिंदू डिगने वाले नहीं हैं और उन्हीं हिंदुओं में 90% ओबीसी, एससी, एसटी आते हैं, जो नरेंद्र मोदी से हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर एक तरफा खफा बैठे हैं। ऐसे माहौल में नरेंद्र मोदी अगर जो वैकल्पिक रास्ता चुन रहे हैं, चीन मॉडल और रूस मॉडल को भारत में लागू करने के लिए, हम समझते हैं कि इस देश की जनता प्रबुद्ध हो गई है, समझदार हो गई है। जब 1975 में समग्र क्रांति का ऐलान जयप्रकाश नारायण ने किया था, तो जनता का भरपूर भरोसा जयप्रकाश नारायण के साथ था और जनता ने उन्हें साथ दिया और 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार निपट गई। वही इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है। इंदिरा गांधी की सरकार तो निपट गई, लेकिन 3 साल बाद 1980 में इंदिरा गांधी फिर से भारी बहुमत से जीत करके आ गई, क्योंकि जिन विपक्ष को जिताया था इस देश की जनता ने, वो आपस में ही कुर्सी के लिए कटते, लड़ते और मरते रहे और जनता ने बखूबी देखा, समझा, परखा, ऑब्जर्व किया और फिर उन्हें सबक सिखा दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन 12 वर्षों में जितने जुमले, झूठ और असंवैधानिक गतिविधियां लागू करके राज किए हैं, देश को गुमराह किया है और देश को बेचने का काम किया है, उसे जेन जी और इस देश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। तो 1977 का मॉडल तो आ सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की अब 3 या 4 साल बाद वापसी होने की कोई संभावना नहीं है। सबसे पहली बात तो अगर नरेंद्र मोदी और शाह और इन सब की हार होती है तो इन्हें बाकी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने इसका खुला ऐलान कर दिया है। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे शाह हो और चाहे चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार हो, सबको अल्टीमेटम दे दिया है राहुल गांधी ने कि बचोगे नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी भाग करके कहीं नहीं जा सकते, इसी देश में रहोगे या जहां रहोगे खोज कर निकालेंगे, खोद कर निकालेंगे और दंड देंगे। उसके बाद से नरेंद्र मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार की हालत पतली है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझ गए हैं कि राहुल गांधी के अंदर
वह दमखम है जो आए दिन राहुल गांधी ललकारते हैं। मुकदमा उनके खिलाफ 32 से अधिक डाल देने के बावजूद भी जो शख्स नहीं डिग रहा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हुए राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान बचाने की दिशा में जिस तरह से मुस्तैदी से लगे हुए हैं, हम समझते हैं कि इस समय राहुल गांधी का कद नरेंद्र मोदी की अपेक्षा कहीं ज़्यादा हो गया है, और अगर ज़्यादा नहीं हुआ होगा तो कम भी नहीं है, बराबरी पर जरूर होंगे। सर्वे करवा लीजिए किसी तटस्थ एजेंसी से, गोदी मीडिया की एजेंसी से नहीं। तो प्रधानमंत्री जो मॉडल इस देश में लाना चाहते हैं और जिसके लिए विपक्ष का सफाया करना चाहते हैं, इनके निशाने पर उद्धव गुट या उद्धव की शिवसेना सबसे पहले आई और उसे एक बार नहीं 2 बार तोड़ने का काम किया, विधायकों को, सांसदों को खरीदने का काम किया। ममता बनर्जी की पार्टी, जिसे आज तक 15 वर्षों में कोई भी खतरा कभी भी नहीं लगा और इस बार भी खतरा नहीं था, अगर पब्लिक के द्वारा चुनाव संपन्न होता। यहाँ तो नरेंद्र मोदी के वैकल्पिक तंत्र के तहत चुनाव हुआ और उसमें जो होना था उसका पता सबको पहले से था। सुप्रीम कोर्ट भी जब नरेंद्र मोदी के साथ उतर आए तो कैसे जीत नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रास्ता अपनाए हुए हैं, राहुल गांधी उसका खुलासा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष का सफाया रूस की तरह, चीन की तरह कर रहे हैं, उस तरह से या उस पैमाने पर वह सफल नहीं होंगे। कांग्रेस का बाल बांका अब नहीं कर सकेंगे। बहुत सी सरकारों को गिराया, बहुत से सांसदों को, बहुत से विधायकों को खरीदा, लेकिन अब पहले वाली स्थितियां, परिस्थितियां नहीं रह गई। कांग्रेस भी अलर्ट हो गई है और ताकतवर हो गई है और इनकी कार्रवाई का जवाब देने का मनसा बना ली है और इन्हीं की भाषा में इनसे बात करने के लिए और इन्हीं की कार्यशैली में इनसे बात करने और क्रियान्वयन करने के लिए अगर कांग्रेस ताल ठोक रही है तो हम समझते हैं कि ये कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को, बड़े नेतृत्व को डिगा नहीं पाएंगे। जितना डिगाना था उतना डिगा चुके हैं, आगे इनके बस की बात नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टियां लगभग समाप्त हो गई हैं। किसी भी राज्य की क्षेत्रीय पार्टी को देखिए, अब उसमें पंजाब में आम आदमी पार्टी बची हुई है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बची हुई है। आम आदमी पार्टी सत्ता में है, अपनी रक्षा कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसदों को तोड़ने के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह तिकड़म कर रहे हैं, या यूं कहें कि वॉशिंग मशीन को धो पोंछ करके एक बार फिर से उसे काम करने के लिए मन बना चुके हैं, और जिस तरह से सांसदों को, समाजवादी पार्टी के सांसदों को पटा रहे हैं, वे समाजवादी पार्टी के सांसद इतने ईमानदार हैं कि सारी बातें अखिलेश यादव को बता रहे हैं कि किसे कितने करोड़ की पेशकश की गई है और किसे जेल में भेज देने की धमकी दी गई है। लेकिन हमें लगता है कि अब अगर नरेंद्र मोदी समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टियों पर कुदृष्टि डालेंगे तो इन्हें बुरे भुगतना पड़ेगा। इस देश की जनता अच्छी तरह समझ गई है कि अब नरेंद्र मोदी का जनाधार खत्म हो गया है और यह वैकल्पिक तौर तरीकों से जीतने के लिए जो असंवैधानिक प्रयास कर रहे हैं या कर चुके हैं या करेंगे, उसके बारे में इस देश की जनता को पता चल चुका है। और पिछले कारनामे, पिछले हथकंडे आगे
कर पाएंगे हमें मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जेएनजी ने भी मोर्चा संभाल लिया है और जिस तरह की तैयारियां राहुल गांधी और जेएनजी के साथ चल रही है विपक्ष की, नरेंद्र मोदी के पास खुफिया तंत्र है, सारी जानकारियां उनके पास पहुंचती होगी। तो जेएनजी से और राहुल गांधी से हतप्रभ हैं, हड़कंप मचा हुआ है भगवा खेमे में। जो भगवा खेमा को लग रहा था कि अब हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में हम बिल्कुल करीब आ गए हैं, अब उन्हें हिंदू राष्ट्र फिर से दूर लगने लगा है जब से जेएनजी ने मोर्चा संभाला है। जेएनजी ने छोटा सा प्रयास किया, जेएनजी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट क्या कर दिया कि ये परजीवी हैं, कॉकरोच हैं, तिलचट्टे हैं। उसी नाम पर और उसी अपमान के नाम पर जेएनजी ने पार्टी बना ली, कॉकरोच जनता पार्टी, और जिस तरह से तैयारियां अपनी शुरू की, 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर सब्सक्राइबर रातों रात हो गए। हफ्ते भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया से उतरकर सीधे जंतर मंतर पर, और अब जंतर मंतर से लेकर हर राज्यों के हर जिलों की हर कचहरियों में इनका धरना प्रदर्शन चल रहा। सोनम वांगचुक इन्हीं जेएनजी की समस्याओं को लेकर आज 15 दिन हो गया आमरण अनशन करते हुए। उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है, उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। याद कीजिए 2019-20 में जब किसान आंदोलन हुआ था और 13 महीने तक चला था, इन 13 महीनों में 750 किसान शहीद हुए थे। उनकी शहादत के बाद सतपाल मलिक उस समय जीवित थे, 4 राज्यों में राज्यपाल रह चुके थे और नरेंद्र मोदी के एक समय बहुत करीबी थे। वे नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं सत्यपाल मलिक। तो सत्यपाल मलिक का कहना है कि मोदी जी ध्यान दीजिए, 750 किसान शहीद हो गए किसान आंदोलन के दौरान, कुछ तो ध्यान दीजिए। तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो किसान मरे हैं क्या वो हमारे लिए मरे हैं। उनकी इस बेतुके सवाल जवाब को सुन करके सतपाल मलिक हतप्रभ हुए और कसम खा लिया कि आज से इस शख्स से हम कभी नहीं मिलेंगे और मृत्यु पर्यंत नरेंद्र मोदी की पोल खोल करते रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि सोनम वांगचुक मर जाएगा, तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2019-20 किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत और आज के सोनम वांगचुक के शहादत में बहुत बड़ा अंतर होगा। पूरा देश आंदोलनरत हो जाएगा और नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। फिर नरेंद्र मोदी को बचा पाना इंदिरा गांधी की तरह, जिस तरह से 1975-76 में इंदिरा गांधी कांग्रेस को नहीं बचा पाई थी, उसी तरह से नरेंद्र मोदी नहीं बचा पाएंगे। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि दूर तक की सोचते हैं, लेकिन दूर तक की सोचने और जनता के मूड को भांपने, जनता की नब्ज को समझने की कला में शायद नरेंद्र मोदी अब उतना पारंगत नहीं रह गए हैं जितना कि 2014 से 2019 तक थे। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जो हिटलर शाही, तानाशाही के बल पर अब राज करना चाहते हैं। जनाधार खिसक चुका है, विपक्ष को ख़त्म करके स्थानीय राज्यों के तमाम छत्रपों को ख़त्म करके अगर वो समझ ले कि हम लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म कर देंगे तो असंभव है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।